अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 302 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने MCQs किए थे, और अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम हमारे MCQs जो है वो बहुत डिटेल से करते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत सारा जो हिस्सा होता है हमारे सिलेबस का वो हम इस चीज़ में कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले 2 पार्ट जो थे वो MCQs के थे, क्विज़ रिलेटेड थे। ये थर्ड पार्ट में आपके लिए सब्जेक्टिव टाइप जो है वो तैयार कर रही हूँ, वो इसलिए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी एक करंट पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व भी किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, या आपको जो है करंट पेपर देखना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द सिंगल चेंज विच कैन बी मेड टू कन्वर्ट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट टू अ सीक्वेंशियल सर्किट। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहता है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट हो तो ऐसा कौन सा चेंज है कि आप एक सिंगल चेंज करें और वो आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट बन जाए। ठीक है, तो ये आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको मालूम है कि जो हमारे लॉजिक गेट्स वगैरह के ज़रिए हम जो सर्किट बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। तो अगर हम कहें कि ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो इसको सीक्वेंशियल सर्किट कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, हमारे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, जो गेट से हमने सर्किट बनाए होते हैं, और उनके अंदर हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि बाज़ तो हमें डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है टेम्परेरीली। जैसे अगर हमने 2 + 3 + 5 जो है ये अगर हमने करना है, तो इसका मतलब है कि जो आपका गेट है वो पहले 2 + 3 करेगा, जो इसका आंसर आएगा उसको 5 में प्लस करेगा। तो इसका मतलब है जब वो 2 + 3 करेगा तो उसके आंसर को वो कहीं सेव करेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट वाले में उसको प्लस करेगा ना। तो बाज़ ऐसी हमारे पास कंप्यूटेशंस होती हैं जिसके लिए हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में थोड़ी सी मेमोरी स्पेस भी चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं इनके साथ हम एक मेमोरी सेल लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा अगर मेमोरी सेल है तो हम एक मेमोरी सेल इसके साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। ठीक हो गया, तो इसने जो डाटा स्टोर करना होता है वो ये मेमोरी सेल में स्टोर कर देता है और फिर यहाँ से अपना वो कंप्यूटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो पूरा हमारे पास बना है, यानी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी सेल, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट बन गया है। ठीक है, ये जो मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल यानी कि मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको एक सेल जो है वो मेमोरी का चाहिए तो हम एक फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे या एक लैच यूज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि वो कहता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप ऐसा कौन सा सिंगल चेंज करें जिससे वो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप अगर एक मेमोरी सेल ऐड कर दे तो वो आपका सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। तो देखें, यही हमने अपने आंसर में लिखा हुआ है। मैंने लिखा है बाय कनेक्टिंग मेमोरी सेल विद द कॉम्बिनेशनल सर्किट टू फॉर्म अ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, वैसे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको डिटेल बता दी है तो जितने भी मार्क्स का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, मोस्टली 2 के क्वेश्चन नहीं आते, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आप उसे उस डिटेल से लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली मतलब ये VU के पेपर्स इस तरह होते हैं कि जो आपको पूछा गया आप टू द पॉइंट आंसर दें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर आपने टू द पॉइंट आंसर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो पास पेपर है वो आप बहुत पुराने यूज़ कर रही हैं। तो देखें, पास पेपर्स जो हैं वो पुराने ही हमारे पास अवेलेबल हैं। आई थिंक ये 2012 या 13 के होते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो नोट्स में से क्लियर करवाती हूँ, तो नोट्स तो आपके पुराने नहीं हो सकते। तो हमारा जो मेन मकसद है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है नोट्स के। और क्योंकि हम जो है अपना हर रेफरेंस, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन या हर MCQs जो है उसे नोट्स से जाके सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे पास पेपर न्यू हो या पुराने, जो है हमारा काम उधर से ही यूज़ हो जाता है। ठीक है, और वही पास पेपर होते हैं। पास पेपर का मतलब ही यही है कि वही आपको रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप भी इन वीडियोस से तैयारी करके पेपर देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं।
तो ये एक गलत माइंडसेट है कि ये बहुत जो है वो पुराने हैं। हाँ, ऐसा होता है कि जिनमें सिलेबस चेंज हो जाता है उसमें होता है, लेकिन अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें किसी का भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। और वैसे भी मैं आपको सारे रेफरेंस जो है वो नोट से दे रही होती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 बेसिक ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन मेमोरी। कहता है कि ऐसे 2 ऑपरेशंस लिखें जो हम मेमोरी पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मेमोरी अगर आप देखें तो मेमोरी के अंदर 2 ही काम हो रहे होते हैं, या तो हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं या वहाँ से डाटा को पिक कर रहे होते हैं। तो जब हम वहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं, जो हमें डाटा दिया जाता है उसे हम जाके मेमोरी के ऊपर राइट कर देते हैं, तो उसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरह मेमोरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और हम जाते हैं और वहाँ से डाटा लेके वापस आ जाते हैं, तो उसको रीड कहा जाता है, तो वो रीड ऑपरेशन होता है। तो हमारे पास जो 2 बेसिक ऑपरेशन है वो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन है। ये मैंने सिंपली नेम लिखे हुए हैं। आप एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो रीड ऑपरेशन है, और रीड ऑपरेशन में हम नीचे आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस कि जब कमांड दी जाती है डाटा को रीड करने की, तो हम जो है वो मेमोरी में जाते हैं, वहाँ से डाटा को रीड करते हैं और फिर आउटपुट में अपने डाटा को दे देते हैं। इसी तरह राइट ऑपरेशन में आप लिख सकते हैं कि जब कुछ इनपुट दिया जाता है तो हम उस इनपुट को लेते हैं, मेमोरी में जाते हैं और वहाँ पे उसे राइट कर देते हैं, तो वो हमारा राइट ऑपरेशन होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रो एंड कॉलम डिकोडर। कहता है कि रो एंड कॉलम डिकोडर्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको डिकोडर का मतलब पता होना चाहिए। डिकोडर क्या होता है? देखिए, डिकोडर आपको वर्ड ही बता रहा है कि कोड को यानी कि जो एक कोड है उसको डिकोड करना है। यानी कि कोड अगर आपने एक ओरिजिनल फॉर्म है, ये आपके पास एक की है कोई, ठीक है, तो इस की को आपने, ये की है मसलन m, और इसको आपने एक कोड दे दिया है 213, तो ये m जो है ये 213 में कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया कोड। तो जब हम कोड को दोबारा m में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया डिकोड। ठीक है, तो वो कहता है कि डिकोडर के अंदर जो है रो और कॉलम्स का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स डिकोडर। रो एंड कॉलम्स डिकोडर का फंक्शन क्या है? तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो है, अगर आप एक कीबोर्ड कंसीडर कर लें, तो हमारे पास एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड को क्या किया जाता है कि रोज़ एंड कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड है इसको नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आपके पास जो है वो एक पॉइंट हर एक स्पेसिफिक जो है वो बॉक्स बन जाता है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हर बॉक्स को जो है वो एक ख़ास कोड असाइन कर दिया जाता है। तो मसलन अगर यहाँ पे जो है ये एक की है, अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप ए वाली की को प्रेस करते हैं तो जो इसका स्पेसिफिक कोड था वो जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, फिर आगे सीपीयू के पास जो है वो डिकोडर होगा, रो एंड कॉलम डिकोडर। वो क्या करेगा कि आपके ये जो भी कोड, यानी कि अगर कोड जो है वो 245 कोड आया था, तो डिकोडर क्या करेगा कि इसको दोबारा से ए में कन्वर्ट कर देगा और मेमोरी को पता चल जाएगा कि ठीक है हमारे पास ए आया है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम डिकोडर हैं जो वो इस तरह यूज़ किए जाते हैं ताकि एक जो की है उसको कोड में कन्वर्ट किया होता है, तो ये जो है ये दोबारा से उसे कोड से की में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टू वेव्स आर अप्लाइड एट टू इनपुट एंड गेट एंड ड्रॉ आउटपुट वेव ऑफ दिस गेट। वैसे तो ये एंड गेट के बारे में है, ये आपके मिड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये इस तरह है कि आपको जो है वो ए की फॉर्म दी हुई है और बी की दी हुई है। अगर आप एंड के बारे में देखें तो आप जानते हैं कि अगर आप एंड गेट लें तो एंड गेट क्या होता है, ये देखें एंड गेट के अंदर सिर्फ तब 1 आता है जब दोनों कीज़ 1 होती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ बाकी सारी कीज़ के अंदर जो है 0 आता है जब आप एंड गेट यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ये आप 1 समझें और ये जो नीचे वाली लाइन है इसे आप 0 समझें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने आंसर लिखना है, आउटपुट वेव बनानी है, उसमें भी 1 तब आएगा जब ऊपर वाली दोनों का 1 होगा। तो आप देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो इसका मतलब है यहाँ भी 0 ही आएगा। अब देखें ऊपर वाली में 0 है और नीचे वाली में 1 है, क्योंकि ऊपर वाली में 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा।
अब यहाँ देखें, यहाँ ऊपर वाली में भी 1 है, नीचे वाली में भी 1 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आउटपुट में भी 1 लाएंगे। अब देखें आगे आपको समझ आ गई होगी कि इसके बाद सिर्फ यहाँ पे जो है वो दोनों जगह पे 1 है, तो हम यहाँ पे अपने आउटपुट को जो है वो 1 ले आएंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि एक तो जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं जिन बच्चों के CS 302 के प्रैक्टिकल हैं, तो उसमें आपको मिड और फाइनल का सारा सिलेबस होता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर आगे जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है उनमें भी इस तरह टाइमिंग डायग्राम्स बनी होती हैं, तो अगर आपको यहाँ से समझ आ गई है तो फिर आप उन टाइमिंग डायग्राम्स को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, यू आर गिवन ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस, ये आपको एक डायग्राम दी हुई है 4-बिट सिंक्रोनियस अप डाउन काउंटर की। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, एक ये बॉक्स बना हुआ है A, ये C, और यहाँ एक नीचे आपके पास B बना होगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए थे और इन्होंने वो नहीं लिखे, तो आपने वो नाम बताने हैं कि वो नाम क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये 74HC190 है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है। तो ये अगर आप नोट्स में देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है पेज 288 पे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो उसने जो बॉक्स लगाया हुआ है वो उसका बॉक्स एक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसने हम जो है बॉक्स के अंदर वो आपको यानी कि पेपर के अंदर जब पूछेगा तो उसने यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो आप आंसर में लिख देंगे कि A का आंसर है D0, T1, D2, D3। इसी तरह उसने जो है वो यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर उसने C लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे C का आंसर है CTEN की बार, लोड बार, D/U बार और क्लॉक। इसी तरह यहाँ पे एक बॉक्स है B उसने लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे कि B का आंसर है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, इसी तरह ये देखें यहाँ पे मैक्स मिन भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह का जो वो और भी सर्किट पूछ लेता है, जो करंट पेपर मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको कवर करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरियल इन सीरियल आउट 4-बिट लेफ्ट रजिस्टर, लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर। कहते हैं कि अगर आपने लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर है आपके पास सीरियल इन सीरियल आउट, तो उसकी आपने कोई सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो देखिए सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है, तो यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास सिंपल है कि ये सीरियल में इनपुट लेगा, दूसरी ये कि ये सीरियल में आउटपुट लेगा, और थर्ड ये कि ये लेफ़्ट साइड पे आपकी वैल्यूज़ को शिफ्ट करेगा। तो यही तीनों चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। सीरियल इनपुट, द रजिस्टर हैज़ अ सिंगल डाटा इनपुट लाइन, इसी तरह जो है आउटपुट भी उसकी सिंगल डाटा लाइन होगी, और वो आपकी वैल्यूज़ को जो है मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे। तो यही चीज़ आएगी, ये आप यहाँ से देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी कि आपको कह देता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो है वो आप सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ कर दें। एक्चुअली सर्किट डायग्राम पूरी की पूरी ड्रॉ करनी कम ही आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन डायग्राम्स आ जाती हैं। उसके ऊपर जो है वो आपको मिसिंग किए होते हैं वर्ड, जैसे यहाँ पे अगर वो बॉक्स बना दे और कहे कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पे वो लिख दें, या यहाँ पे वो एक बॉक्स बना दे। ठीक है, इस तरह से वो ज़्यादा डायग्राम्स देता है, ये पूरी डायग्राम बनानी कम ही आती हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने खैर बना दी आपके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, लेकिन जितनी भी डायग्राम्स हैं उनके आप जो सिंबल हैं जो उन्हें मेंशन किया हुआ है नाम, वो अच्छे से देख लीजिएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस, तो मुझे और जो है बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये हमारा मिड का है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेट टेबल ऑफ 3-बिट अप काउंटर। 3-बिट अप काउंटर का जो है वो नेक्स्ट स्टेट टेबल दिया हुआ है। देखिए वो आपको जो है इस तरह भी पूछ सकता है कि 3-बिट अप काउंटर का नेक्स्ट स्टेट टेबल दे दे, या वो मैंने आपको जो है करंट पेपर में भी ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि वो आपको एक स्टेट डायग्राम दे देता है। ठीक है, और वो कहता है कि स्टेट डायग्राम को लें और इसकी नेक्स्ट स्टेट्स दें। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट डायग्राम वाला मोस्टली जो है वो आता है, तो दोनों तरीके से आप देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या है कि उसने कोई भी आपको वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो आपने सबसे पहले जो है वो वैल्यूज़ लिख लेनी है। वैल्यूज़ किस तरह से, अगर आप यहाँ देखें तो जो हमारे पास हैं ये
हमने सबसे पहले 000 लिखे हैं यानी कि 0, उसके बाद फिर ये आप जानते हैं कि 001 का मतलब 1 होता है, और फिर हमने 010 लिखा जिसका मतलब 2 होता है। तो इन शॉर्ट हमने 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह सारी वैल्यूज़ लिखती हैं, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा। अगर ये 1 है तो 1 से नेक्स्ट स्टेट जो है वो 2 होती है, जो 2 है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 3 होती है। तो सिंपली इस तरह हमने जो है वो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बना के पूरा टेबल जो है वो ड्रॉ कर दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, इस तरह के काम आते हैं वो ज़्यादातर आपको स्टेट्स देता है, स्टेट देने के बाद कहता है कि इसका नेक्स्ट स्टेट टेबल जो है वो ड्रॉ करें। तो उसका मेथड आप करंट पेपर जो है उसमें देख लीजिएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, वैसे तो अगर आप देखना चाहें तो इसे देख लीजिएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ये इतना लेंथी से क्वेश्चन नहीं देते। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वो कहता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स ड्यूरिंग देयर कन्वर्जन ऑपरेशन, एक्सप्लेन एटलीस्ट 2। कहता है कि डिजिटल एनालॉग से जब आप डिजिटल में कन्वर्जन करते हैं तो आपके पास 3 तरह के एरर वो कह रहा है कि आपके पास मुख्तलिफ एरर्स आते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास मुख्तलिफ एरर्स आते हैं, आपने वो एरर बताने हैं और कोई से 2 उनमें से एक्सप्लेन करने हैं। तो आपके पास जो है वो 3 तरह के एरर्स आते हैं। ठीक है, वो 3 एरर्स कौन कौन से होते हैं? एक आपके पास मिसिंग कोड एरर होता है, एक आपके पास इनकरेक्ट कोड एरर होता है, और थर्ड जो है वो ऑफसेट एरर होता है। आपने कोई 2 डिस्क्राइब करने हैं, मैंने यहाँ तीनों डिस्क्राइब किए हुए हैं, तीनों की डिटेल बता देती हूँ। मिसिंग कोड क्या होता है? देखिए, अगर आपकी एक कोड आ रहा था जैसे कि आपको जो है 1 2 3 4 की तरफ, ठीक है, और आपको एक कोड मिलना था जो है ये देखिए 1000 अगर आपको कोड मिलना था, लेकिन ये एक कोड मिस हो गया। इससे पहले वाला आपको ठीक मिला था लेकिन ये मिस हो गया, इसकी जगह पे आपको नेक्स्ट कोड मिल गया। ओके, तो ये देखिए इसका मतलब था 8। जब आपको ये मिलता तो इसने 8 नंबर को शो करना था, लेकिन ये आपको मिला ही नहीं, आपको नेक्स्ट 9 वाला मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये कोड तो नहीं मिला, अब आपके 8 को भी यही नंबर शो करेगा और 9 वाले को भी यही नंबर शो करेगा। ठीक है ना, यानी कि अब 8 और 9 दोनों के लिए सेम ही नंबर शो होगा, और आप जानते हैं कि अगर 8 और 9 दोनों के लिए सेम नंबर शो होगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। हम तो 8 और 9 के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो तो कोड देख रहा है, और अगर दोनों का सेम कोड होगा तो वो उसको एक ही कंसीडर करेगा। तो ये मिसिंग कोड होता है, इसमें कोई एक कोड मिस हो जाता है। ठीक है, इसकी जो डायग्राम है वो भी इस तरह आती है कि आपका जो है वो रेगुलर सही डायग्राम बन रही होती है और किसी एक जगह पे जो है वो मिस हो जाता है, उसके बाद वो फिर ठीक आ रही होती है। ठीक है, इस तरह डायग्राम्स भी बनी हुई हैं आपके नोट्स के अंदर, अगर आगे क्वेश्चन आया तो मैं आपको शो करवा दूंगी। तो हो सकता है कि वो आपको डायग्राम दिखा दे ये किसकी है, मिसिंग कोड की है, इनकरेक्ट कोड की है या ऑफसेट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इनकरेक्ट कोड है। इनकरेक्ट कोड क्या है? इनकरेक्ट कोड में क्या होता है कि कोई एक की आपकी प्रेस हुई रह जाती है। देखिए, इनकरेक्ट कोड की बात कर रहे हैं, हमारी एक की है, उसे अगर हम प्रेस करते हैं तो वो 1 शो करती है, अगर उसे प्रेस नहीं करते तो वो 0 शो करती है। अब एक की जो है वो 0 पे स्टक हो गई है। ठीक है, अब वो हम जो मर्ज़ी कही जाए, वो जो की है वो सिर्फ 0 ही दे रही है। तो हमने क्या किया कि अगर हम जो है वो 10 लिखते हैं, ठीक है, ये पहले वाली की जो है ये स्टक हुई है 0 पे, हमने क्या लिखा 10, यानी कि हमने 2 उसे दिया, तो उसने ये पहली वाली तो 0 पे स्टक थी, वो क्या करेगा, वो 0 देगा। तो उसका मतलब है वो 0 आगे जाके हम अंदर CPU को बताएगा। तो हमने तो 2 दिया था, वो गलत हो गया। इसी तरह अगर हम 1 दें तो आप जानते हैं कि पहली वाली की तो स्टक हुई है, पहली वाली को वो 0 कर देगा, तो ये 0 1 हो जाएगा। तो जो हमने भेजी थी कि उसका मतलब था 3, और जो कंप्यूटर को मिली उसका मतलब हो गया 1। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट कोड होता है। इसमें क्या होता है कि कोई एक की जो है वो स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक बिट जो है वो सेम ही चलती जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर में क्या होता है, जैसे अगर आप थर्मामीटर की एग्जांपल लें तो थर्मामीटर के अंदर अगर आपने टेम्परेचर चेक किया है, टेम्परेचर आपका है 98 और वो आपको क्या शो करेगा 100। ठीक है, अगर आपका 100 है तो वो आपको शो करेगा 102, यानी कि सेम लेकिन एक्स्ट्रा बिट्स कुछ शो कर रहा होता है। ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा शो कर रहा होता है, लेकिन हर दफ़ा वो सेम ही शो करेगा। और इसको जो है वो फिक्स भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 98 था और वो 100 बता रहा है,
तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो मिसिंग कोड है इसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है राइट डाउन द ABEL सिम्बल्स दैट आर यूज्ड फॉर नोट एंड और एंड एक्सओर ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके पेपर में, शॉर्ट में या फिर क्विज़ में तो लाजमी आते हैं, अगर शॉर्ट ना आए तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये नोट जो है, नोट को आप जानते हैं कि गेट जो होते हैं हमारे पास उसके अंदर हम एंड को और एंड और को प्लस और डॉट से और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नॉट को हम एक्सप्लेनेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को एंड सिंबल से, और को हैश सिंबल से, और एक्सोर को डॉलर साइन सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो कहीं इन सब के जो हैं वो सिंबल्स बता दे, या फिर वो आपको एक इक्वेशन लिख दे कि A+B, ठीक है, और कहे कि इसे जो है वो आप कन्वर्ट करें। तो इस तरह क्या होगा कि जो प्लस है ये आप जानते हैं कि ये हम और जो है और के लिए प्लस यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे और के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, तो हम प्लस की जगह हैश लगा देंगे और ये टर्म हम जो है आंसर में लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, ऐसे वेरिएबल्स जो करंट मेमोरी की करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे रिलेटेड भी वो MCQs भी आ जाते हैं। स्टेट वेरिएबल पूछ सकता है कि किस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी प्रेजेंट मेमोरी को या जो गुज़र गई है या भी जो आनी है, इस तरह, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपकी शिफ्टिंग है। कहता है कि आपने ये बिट जो है ये स्टोर करनी है 8 बिट पैरेलल रजिस्टर में, जबकि उसकी इनिशियल स्टेट जो है वो उसमें ये लिखा हुआ है, यानी कि इनिशियली आपके रजिस्टर के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो आपने जो है वो ये डाटा आप स्टोर करना है। तो क्या होगा कि 2 क्लॉक इंटरवल के बाद आपके पास क्या आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए क्या होगा, जब आप फर्स्ट क्लॉक करेंगे तो ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है, और बाकी सब जो है ये एक एक अपनी जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो 0 है ये फिर बाहर निकल जाएगा, और ये वाला 0 इसकी जगह पे आ जाएगा, इसी तरह ये वाला 0 इसकी जगह पे, और सारे एक एक साइड पे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्लॉक के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब 0 है, अब हम 0 को ऐड करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ जो है वो 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 आ जाएगा। ये जो हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ से सारी वैल्यूज़ एक एक आगे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। इसके और भी बहुत सारे मेथड है, यानी कि ये तो आपको जो है, अगर आप यहाँ देखें तो सीरियल शिफ्ट कहा हुआ है ना, तो काफ़ी सारे इसके जो हमारे नोट्स के अंदर जो हैं वो पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो एक दफ़ा नोट्स को ज़रूर एनालाइज कर लीजिएगा। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, फंक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ डिकोडर, ये हमने पहले कर लिया हुआ है। इट्स योर मिड टर्म क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको डिवाइस दी होती है और डिवाइस का जो है वो कुछ पार्ट्स छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये आप ड्रा कर दें या बता दें यहाँ पे क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो मैंने आप करंट पेपर जो था उसमें भी दिखाया था, और इसी तरह ये भी एक है, इसमें यहाँ पे एंड गेट यूज़ होना है। वो जो क्वेश्चन था उसमें भी यहाँ पे ऊपर 2 जो है एंड गेट यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा नॉर गेट भी यूज़ होते हैं, तो जो सर्किट्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। चलें, ये DRAM और SRAM का डिफरेंस करते हैं और फिर जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गई है। DRAM जो है ये हमारे पास, मैंने आपको पहले भी शायद कहीं बताया हुआ है कि DRAM के अंदर हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो जो DRAM है उसके अंदर हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और SRAM के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। इसी तरह स्पीड की अगर बात करें तो DRAM में क्योंकि कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं और कैपेसिटर को बार बार जो है वो चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, उसे रिफ़्रेश करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जो SRAM है इसके अंदर क्योंकि फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहा है तो रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है कि कौन सी चीज़ है जिसके अंदर हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन में वो आपको DRAM, SRAM और RAM और ROM इस तरह के आंसर दे देगा, तो आपने उसमें से DROM जो है वो चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट उसमें जो है डेंसिटी एंड कॉस्ट होती है।
यानी कि जो आपका डी रैम है उसके अंदर कैपेसिटर यूज़ हो रहा है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो लेस एक्सपेंसिव होगा, आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन जो एस रैम है ये क्योंकि आपके एफिशिएंट काम करता है और इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से ये आपको एक्सपेंसिव मिलता है। अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर कर दीजिए कीजिए। अगर आपको पसंद आती हैं तो दूसरों को भी रेकमेंड करा करें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।